जिंदगी एक बार मिलती है और इसका कोई मोल नहीं होता। लाइफ की यही फिलॉसफी दुनिया में हम आप जानते भी हैं और इसे मानते भी हैं, यानी जिंदगी मिली है तो उसे जी लीजिए और जो भी जतन करना पड़े जिंदगी बचाने के लिए वो कर लीजिए, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हमारी इसी सोच का फायदा कुछ शैतान उठाते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत के ऊपर वाले के हाथ के खेल के बीच इंसान घुस चुका है, जो जिंदगी की कीमत वसूलने के लिए हमें आपको पूरी तरह से निचोड़ने पर तुला है। भारत में इस वक्त ये खेल करीब 42 अरब डॉलर का है, जो अगले 8 साल में बढ़कर 130 अरब डॉलर हो चुका होगा। हिंदुस्तानी रुपए में यह रकम होती है करीब 10,000 अरब रुपए। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतने भारी भरकम आंकड़े आखिर क्यों बताने बैठ गए, क्या मजाक हो रहा है? लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। देश में मजाक ही हो रहा है, लेकिन यह मजाक हम आपसे नहीं, कोई और पूरे देश से कर रहा है। कौन कर रहा है यह मजाक? क्या है इन आंकड़ों की पूरी कहानी? कैसे ये इफेक्ट करते हैं हमारी आपकी जेब का संतुलन? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको 130 अरब डॉलर यानी करीब 10,000 अरब के इस भारी भरकम खेल को थोड़ा सरल करके समझा देता हूं। तो सबसे पहले ये संख्या देखिए कि आखिर 10,000 अरब लिखा कैसे जाता है। ये है वो महा आंकड़ा, यानी एक के बाद लगातार एक के बाद एक 13 शून्य, यानी भारत की जनता के साथ जो 10,000 अरब रुपए का खेल खेला जा रहा है, उसे अगर 8 साल बाद देश के अनुमानित 130 करोड़ की आबादी में बांटा जाए तो आपको पता है कि हर भारतीय के हिस्से में कितना पैसा आएगा। अगर यह भारी भरकम रकम 130 करोड़ की आबादी को बांटी जाए तो हर इंसान को करीब 7,700 रुपए मिलेंगे। इतने पैसे में 4 लोगों के एक सामान्य परिवार का महीने भर का राशन आ जाए। आप नई दिल्ली से मालदीव तक की हवाई यात्रा पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है इन पैसों से। दोस्तों, जिस रकम की बात हम कर रहे हैं वो उसी खेल का हिस्सा है, जो हमारी आपकी जेब खोलकर हमसे छीनी जा रही है। कैसे और क्यों, ये भी बताएंगे। कौन कर रहा है ये सब, इसका भी खुलासा होगा, क्योंकि इस लूट के पीछे की फिलॉसफी ही यही है कि आजकल दुनिया में जीने के लिए पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि कीमत सिर्फ जीने के लिए चुकानी पड़ती है, कई बार दुनिया में कीमत तो आसान मौत की भी लगती है। हालिया दौर में कोरोना काल में हमने आपने ऐसे सीन्स कई बार देखे, सुने और पढ़े। अस्पताल मंडी बन चुके हैं और मेडिकल बिजनेस। दोस्तों, इस कड़वी हकीकत के साथ ही अब आपको कुछ आंकड़े गिना देते हैं, जिन्हें जानकर आप फक्र भी करेंगे और ताज्जुब भी। क्यों, ये आपको खुद पता चल जाएगा। तो जिन आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं उनकी माने तो भारत आज विश्व के 206 देशों में तमाम तरह की दवाएं और टीके निर्यात करता है। दुनिया में बिकने वाली जेनरिक दवाओं में 40% हिस्सा भारत का है। रिजर्व बैंक के आकलन के मुताबिक 2030 तक देश का फार्मा कारोबार 3 गुना यानी 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। फिलहाल भारतीय दवा उद्योग 42 अरब डॉलर का है। अभी मात्रा के हिसाब से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उत्पादक देश है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक अमेरिका में ली जाने वाली 4 जेनरिक गोलियों में से एक और विश्व में 6 टैबलेट में से एक भारत में बनी होती है। दोस्तों, छोटे मोटे देशों के कुल जीडीपी के आंकड़ों के बराबर के ये हिंदुस्तान के फार्मा इंडस्ट्री के फिगर्स और इनकी आड़ में मोटा मुनाफा कमाने का लालच ही पूरी फसाद की जड़ है। क्योंकि आपने देखा कि हम दुनिया को जेनरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि अपनी इलाज लागत बढ़ाने के लिए खुद ब्रांडेड दवाएं खाने को मजबूर हैं। और ऐसा हो रहा है मेडिकल और ड्रग माफिया के सरकारों और सिस्टम के साथ गठजोड़ की वजह से। इसी गठजोड़ के कारण साल 2021 में भारत में नकली दवाओं का कारोबार काफी तेजी से फैला। खुद WHO ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नाम पर नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बिक रही हैं। घटिया केमिकल, बहुत कम केमिकल या बगैर जरूरी केमिकल के ही बनाई गई हैं। दवाओं के साथ ही एक्सपायर्ड दवाओं का कारोबार भी बढ़ रहा है। भारत समेत लोअर और मिडिल इनकम आय वाले देशों में नकली दवाओं का कारोबार 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले उपकरण पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर अपनी लागत से करीब 700 गुना ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे थे। यानी सबसे बुरे दौर में जब इंसानियत कराह रही थी, तब देश का फार्मा उद्योग आपदा को अवसर मानकर आम आदमी की सांसों की कीमत पर मुनाफा कमा रहा था। जिसके बाद 20 जुलाई 2021 से 31 जनवरी 2022 तक के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक प्राधिकरण यानी NPP ने इन 5 मेडिकल उपकरणों के दाम फिक्स कर दिए। अब भले ही सरकार के इस कदम पर ताली पीटें, लेकिन इसी सरकार में बैठी फार्मा उद्योग के हाथों की कुछ कठपुतलियों ने सरकार की आंखों पर 20 जुलाई 2021 से पहले
लंबे वक्त तक पर्दा डाल रहा है। इस दौरान करीब 4.5 लाख जिंदगियां खत्म हो गईं। इस बीच महज 300 से 500 रुपए लागत वाले पल्स ऑक्सीमीटर के लिए करोड़ों लोगों ने 2000 से लेकर 5000 रुपए तक चुकाए। थर्मामीटर और अन्य 3 उपकरण भी लागत से 1000% अधिक दामों पर बिक रहे हैं। यही हाल दवाओं और इलाज के खर्च का है, जिसके लिए लोगों ने अपने गहने तक बेचे, जमीनें तक गिरवी रखी। फार्मा कंपनियां इस दौरान दिन दूना रात चौगुनी नहीं, दिन 1000 गुना और रात करोड़ गुना के हिसाब से बढ़ी। दरअसल भारत वैश्विक मोर्चे पर फार्मा इंडस्ट्री में तीसरी बड़ी ताकत है। अकेले मेडिकल उपकरण का कारोबार हमारे यहाँ सालाना करीब 75,000 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि क्या देश में एक संगठित लॉबी दवा और उपकरणों के नाम पर बेखौफ होकर आमजन को लूटती आ रही है? अनुभव और आंकड़े इसी की तस्दीक करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने 3 गुना ज्यादा बिल बनाए तो बीमा कंपनियों ने एक महीने में 1287 करोड़ ज्यादा वसूले। देश में बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था IRDAI के मुताबिक महामारी के दौरान अस्पतालों ने इंश्योरेंस कंपनियों से 3 गुना ज्यादा हेल्थ क्लेम का पैसा वसूला है। वहीं इस आपदा के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई भी जमकर बढ़ी। कोरोना काल में बीमा कंपनियों ने एक मरीज पर एवरेज 1 लाख की दर से अस्पतालों को पेमेंट किया है, जबकि 2018 में इंश्योरेंस कंपनियों ने एक मरीज पर एवरेज 39,000 रुपए की दर से अस्पतालों को पेमेंट किया था। दोस्तों, ये पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जेब से नहीं किया, ये पेमेंट किया हमारी जेबें काटकर, और ये सब होने दिया सरकारी मशीनरी में भीतर तक घुस चुके मेडिकल माफिया के दलालों ने। हिंदुस्तान में हेल्थ फैसिलिटी किस कदर दोयम दर्जे की है, इसका अंदाजा आप WHO के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक वैश्विक मोर्चे पर फार्मा इंडस्ट्री में तीसरी बड़ी ताकत है। अकेले मेडिकल उपकरण का कारोबार हमारे यहाँ सालाना करीब 75,000 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि क्या देश में एक संगठित लॉबी दवा और उपकरणों के नाम पर बेखौफ होकर आमजन को लूटती आ रही है? अनुभव और आंकड़े इसी की तस्दीक करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने 3 गुना ज्यादा बिल बनाए तो बीमा कंपनियों ने एक महीने में 1287 करोड़ ज्यादा वसूले। देश में बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था IRDAI के मुताबिक महामारी के दौरान अस्पतालों ने इंश्योरेंस कंपनियों से 3 गुना ज्यादा हेल्थ क्लेम का पैसा वसूला है। वहीं इस आपदा के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई भी जमकर बढ़ी। कोरोना काल में बीमा कंपनियों ने एक मरीज पर एवरेज 1 लाख की दर से अस्पतालों को पेमेंट किया है, जबकि 2018 में इंश्योरेंस कंपनियों ने एक मरीज पर एवरेज 39,000 रुपए की दर से अस्पतालों को पेमेंट किया था। दोस्तों, ये पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जेब से नहीं किया, ये पेमेंट किया हमारी जेबें काटकर, और ये सब होने दिया सरकारी मशीनरी में भीतर तक घुस चुके मेडिकल माफिया के दलालों ने। हिंदुस्तान में हेल्थ फैसिलिटी किस कदर दोयम दर्जे की है, इसका अंदाजा आप WHO के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिक्स देशों यानी ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका में भारत स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे फिसड्डी है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर ब्रिक्स देशों में अपनी GDP का सबसे ज्यादा 6% दक्षिण अफ्रीका खर्च करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी GDP का 5% रूस खर्च करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी GDP का 2.9% चीन खर्च करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी GDP का 1.8% भारत खर्च करता है। फिसड्डी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देश में मेडिकल बीमा कराना सबके बूते की बात नहीं है। देश की ग्रामीण जनता में 72% ऐसे हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा नहीं करते, जबकि 79% लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर एतबार नहीं है। लिहाजा कोरोना की पहली लहर के बाद से ही हेल्थ पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अक्टूबर 2020 में पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या 40 से 70% बढ़ी। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की सालाना कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनियों ने सिर्फ एक महीने यानी अगस्त 2020 में 6,268 करोड़ रुपए प्रीमियम के पैसे से कमाए। अगस्त 2019 में ही इन कंपनियों ने 4,981 करोड़ रुपए प्रीमियम से कमाए थे। इस तरह साफ है कि कोरोना की वजह से पहले की तुलना में लोगों ने बीमा कंपनियों को सिर्फ एक महीने में 1287 करोड़ रुपए का प्रीमियम ज्यादा दिया, और ये खुली लूट होती रही नियम कानूनों के साथ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर GDP का 1.8% खर्च करके मलाई काटने वाले नेता इन जीवन बीमा पॉलिसीज के भरोसे नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया है कि भारत के लोगों को अपनी कमाई का सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सरकार हेल्थ सुविधाओं पर कम खर्च करती है। ऐसे में आम भारतीय अपनी हेल्थ के लिए 65% खर्च अपनी जेब से करते हैं। मेडिकल माफिया और फार्मा सिंडिकेट सरकार में बैठे अपने गुर्गों से ये सब बड़ी आसानी से कराते रहते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि अगर सरकार हेल्थ फैसिलिटीज पर खुद खर्चेगी तो फार्मा माफिया कैसे अंधाधुंध कमाई करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017-18 में भारत में रहने वाले लोगों ने इलाज के लिए अपनी जेब से करीब 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे।
और ये पैसा गया था सीधा फार्मा कंपनियों के जेब में, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा पैसा दवा और अस्पताल पर लोगों ने खर्च किए हैं। कोरोना काल में तो हेल्थ पर लोगों का खर्च और ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, सरकार में बैठे मेडिकल माफिया के दलाल रेगुलेटरीज अथॉरिटी का आंखों पर इस कदर पर्दा डालते रहते हैं कि जनता से जमकर लूट होती रहती है और उसे बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करता। दवाओं पर किस कदर अंधाधुंध कमाई होती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना की पहली लहर के दौरान साल 2020 के सितंबर में बनी 12 mg की आइवरमेक्टिन की एक गोली की कीमत 19.50 रुपए थी। अक्टूबर 2020 के मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले पैक में ये बढ़कर 35 रुपए प्रति गोली हो गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट की अलग अलग कंपनियों में बनी एक गोली की एमआरपी ₹1.70 से लेकर ₹58.50 तक है। लेकिन इस लूट को रोकने वाला कोई नहीं। फार्मा कंपनियां भी डॉक्टर्स और दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाखों करोड़ों के गिफ्ट देकर उन्हें अपनी महंगी दवाएं प्रिस्क्राइब करने का लालच देती हैं, और ये लोग लालच में फंसते भी हैं, और लालच के इस चक्की में पीसी जाती है देश की गरीब जनता। यह सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों दवाओं की है जो हिंदुस्तान में बनती हैं, बिकती हैं। देश में दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए एनपीपी यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। देश में 10,000 से ज्यादा दवाइयां बनाई और बेची जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 874 एसेंशियल ड्रग की कीमतों को सरकार कंट्रोल करती है। मतलब ये कि 874 को छोड़कर बाकी दवाओं को फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहने के लिए तो एमआरपी पर बेच रही हैं, लेकिन हकीकत में मनमाफिक दाम वसूल रही होती हैं। सरकार कुछ दवाओं की एमआरपी तय करती है, कुछ की नहीं। कंपनियां अपनी लागत और मुनाफा जोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर 16% मार्जिन पर रिटेलर्स को देते हैं और रिटेलर्स 8% मार्जिन पर बेचते हैं। यानी सामान्य रूप से दवा की असल कीमत कम से कम 50% का अतिरिक्त दाम जनता को चुकाना पड़ता है। यानी जान बचानी है तो आपको 100 रुपए की दवा 150 रुपए में लेनी ही पड़ेगी। 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि देश में इसका विकल्प नहीं है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों और मेडिकल माफिया की ब्रांडेड दवाओं से बचाने के लिए देश में जेनरिक दवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स ज्यादा कमीशन के चक्कर में जेनरिक दवाएं प्रिस्क्राइब ही नहीं करते, क्योंकि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से सामान्यतः 10 गुना तक सस्ती होती हैं। लिहाजा इनमें कमीशन कम होता है, जो मरीज की सेहत के लिए तो शानदार होता है, लेकिन ब्लैक मार्केट की सेहत के लिए नहीं। देश में करीब 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवा बनाती हैं। इनमें 90% से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं। इन प्राइवेट कंपनियों के दांव पेच इतने ताकतवर और सरकार के कानून इतने कमजोर हैं कि भारत में मरीजों का मर्ज से पीछा छूटने के बाद भी महंगी दवाओं का दर्द सालों साल सालता रहता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर महंगी दवाओं के जंजाल से आप और हम कैसे बच सकते हैं? तो उसका जवाब है ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल करके। लेकिन जेनरिक दवा को ढूंढना सागर में से एक मोती चुनने जैसा मुश्किल बना दिया गया है। इससे पहले कि हम आपको लूट का बाकी का चिट्ठा दिखाएं, आप ये जान लीजिए कि आखिर जेनरिक दवा क्या बला है। जेनरिक दवा मतलब किसी भी दवा का केमिकल नाम, जिसे साल्ट भी कहा जाता है। मान लीजिए किसी को बुखार आया है और उसने पैरासिटामोल नाम की दवा खाई, तो ये एक जेनरिक दवा है। इसके केमिकल का नाम भी पैरासिटामोल ही है। लेकिन जब पैरासिटामोल सॉल्ट से बनी गोलियां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम वाला रैपर लग जाता है तो वो ब्रांडेड हो जाती हैं, जो महंगे दामों पर बिकती हैं। जेनरिक में पैरासिटामोल की 500 mg की एक गोली 50 पैसे की पड़ती है, लेकिन ब्रांडेड होते ही इसकी एक गोली की कीमत बढ़कर 1 रुपए हो जाती है। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं का ये फर्क बाकी दवाओं में भी देखा जा सकता है, जैसे सिप्रोफ्लोक्सेशन जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। इसकी 500 mg की एक टैबलेट की कीमत जेनरिक में ₹1.85 पड़ती है, जो ब्रांडेड होते ही 4 रुपए की हो जाती है। डाइक्लोफेनाक जोड़ों में दर्द और सूजन के इलाज में इस्तेमाल होती है। ब्रांडेड में ₹14.80 की पड़ती है, लेकिन जेनरिक में इसकी कीमत ₹3.30 पड़ती है। निमोसोलाइड जिसका इस्तेमाल बुखार और दर्द में किया जाता है, इसकी एक गोली की कीमत जेनरिक में 2 रुपए पड़ती है, जो ब्रांडेड में बढ़कर 5.5 रुपए हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक ही सॉल्ट से बनने वाली दवाओं के दाम में ये फर्क क्यों? आइए अब वो समझिए। दवाएं बनाने के लिए केमिकल को दवा की शक्ल में ढालने का काम किया जाता है। एक ही कंपनी जेनरिक और ब्रांडेड दोनों तरह की दवाएं बनाती है, लेकिन अपनी कंपनी के बैनर के तले बन रही ब्रांडेड दवा को बेचने के लिए कंपनी पैकेजिंग, सप्लाई और मार्केटिंग का पूरा जोर लगा देती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। डॉक्टर से लेकर केमिस्ट तक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लालच देकर दवा प्रमोट करने के लिए कहा जाता है। नतीजा ये होता है कि जब मरीज उन डॉक्टरों के पास पहुंचता है जिन पर दवा कंपनियां मेहरबान होती हैं, तो वो डॉक्टर जेनरिक दवा की जगह ब्रांडेड दवाएं लिखकर दवा कंपनियों का कर्ज उतार देते हैं। और दूसरी ओर अगर साधारण केमिस्ट शॉप पर जाकर कोई जेनरिक दवा मांग ले तो वो इनकार कर देते हैं।
आपने भी ऐसा कभी ना कभी जरूर झेला होगा, चाहे दवाएं खरीदने के नाम पर हो या फिर कोई मेडिकल टेस्ट कराने को लेकर हो। डॉक्टर्स मरीज को अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे केमिस्ट या पैथोलॉजी ही जाने को मजबूर करते हैं। हालांकि सच ये भी है कि सभी डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा करने वालों की तादाद ज्यादा है। अपने देश में 6 से 8 लाख मेडिकल स्टोर हैं, उसमें सिर्फ 4 से 5 हजार जन औषधि दुकानें हैं, यानी 1% से कम। यानी अगर आप 100 मेडिकल स्टोर्स पर जाएंगे तब कहीं जाकर आपको एक जन औषधि केंद्र मिलेगा। अगर आप साधारण मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो जेनरिक नाम से मेडिसिन मिलेगी ही नहीं। जेनरिक दवाओं को कम असरदार बताते हुए उस कंपनी की दवा थमा दी जाती है जिस पर मोटा मार्जिन मिलता है, जबकि सच ये है कि जेनरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं की जितनी ही कारगर हैं, वैसा ही इलाज करती हैं जैसा ब्रांडेड दवाएं। लेकिन भारत में वहम की बीमारी और महंगी चीज को ही अच्छा मानने की मानसिकता दवाओं के नाम पर बेहिसाब मुनाफाखोरी के खत्म नहीं होने की एक बड़ी वजह है। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ग्लोबल लेवल पर फार्मा माफिया का नेक्सस इतना मजबूत है कि देश की सरकारें भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करती। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पिछले ही साल भारत को रूस ने मानवीय आधार पर मई के अंत तक दवाइयों के लगभग 2.5 लाख पैकेट भेजे। इन पैकेट्स में रेमडेसिविर दवा भी शामिल थे, जिसका इस्तेमाल अस्पतालों में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाने में किया गया था। ये दवा रेमडेसिविर का रूसी जेनरिक वर्जन था, जिसका वास्तविक उत्पादन गिलियड साइंसेज नाम की अमेरिकी फार्मा कंपनी करती है। इस दवा के आने से भारत सरकार की उस दवा नीति पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए, जिसके तहत सरकार अनिवार्य लाइसेंस के जरिए उन दवाओं के विकल्प का उत्पादन नहीं कर सकती जिनका पेटेंट कराया जा चुका है। भले ही पेटेंट वाली दवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर और महंगी हों, दवा नीति बनाने वालों में मेडिकल माफिया की लॉबी की पहुंच इस कदर थी कि स्वास्थ्य विभाग की आंखों पर पट्टी पड़ी रही। रूस में रेमडेसिविर का उत्पादन अनिवार्य लाइसेंस के जरिए ही किया जा रहा है। ऐसा विश्व व्यापार संगठन के उससे लचीली नीति के तहत संभव है, जो अपने किसी सदस्य देश में स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थितियों में बौद्धिक संपदा कानून के नियमों में ढील देती है। भारत में रेमडेसिविर की पेटेंट होल्डर फार्मा कंपनी गिलियड के स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत बनाई जाती है। उसने 8 कंपनियों को ऐसे लाइसेंस दे रखे हैं जो उसके नियम कानूनों के तहत इस दवा का उत्पादन और निर्यात कर सकती हैं। यहीं पर खेल करता है फार्मा माफिया। ये जरूरत के वक्त ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि खास दवाओं को उनके अलावा कोई और बना ही ना सके। भारत में अंदर तक घुस चुके फार्मा माफिया ने भी वैसा ही किया, वरना भारत में भी लाइसेंस के जरिए रेमडेसिविर बनाई जा सकती थी। इसके तहत दवाओं के उत्पादन और निर्यात में उस तरह की कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ता।